मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 1 समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि इस अध्याय से संबंधित आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके और ये अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का हल आप देख सकें। अब हम देखते हैं सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा। तो समुच्चय में हम जानते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह मतलब ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कुल 26 अक्षर हैं, तो बिल्कुल सुस्पष्ट हैं, सुपरिभाषित हैं, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय एक सुपरिभाषित है कि हमारा समुच्चय के अंतर्गत आएगा। जैसे अंग्रेजी महीना के दिनों का समुच्चय, तो अंग्रेजी महीने में हम जानते हैं कुल 12 माह जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, तो ये भी सुपरिभाषित है और ये भी हमारा एक समुच्चय है। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के दिन भी सुपरिभाषित हैं। हम जानते हैं रविवार से लेकर शनिवार तक सप्ताह के 7 दिन निश्चित हैं, ये भी एक समुच्चय है। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ये भी सुपरिभाषित है। तो अब किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। 2 विधियों से हम समुच्चय का निरूपण कर सकते हैं। इसमें पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसी को हम सूची रूप में भी नाम देते हैं। तो रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि, और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि या इसी को गुण विधि के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर देखें, हमारा एक उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों के समुच्चय को अगर हम पहली विधि अर्थात रोस्टर या सारणीबद्ध रूप से लिखें, तो देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय का अगर हम प्रतीक वी लिखें, तो चूंकि समुच्चय के निरूपण में हम समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में और समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर में निरूपित करते हैं। ये प्रायः ऐसा किया जाता है कि समुच्चय का जो निरूपण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में और उनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से निरूपित किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, जो हमने पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में देखा, तो वी देख रहे हैं कैपिटल में है और इसके अंतर्गत आने वाले अवयव स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तो ये हमारा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में अगर देखें तो यक्स सच दैट, यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ये हमारे समुच्चय को निरूपण की 2 विधियां हैं। इसके बाद समुच्चय का संकेतन की अगर हम बात करें, तो अभी हमने बताया कि समुच्चय का निरूपण प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में किया जाता है तथा उसके अवयवों का निरूपण प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर समझाया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को अगर हम सारणीबद्ध रूप में लिखें या रोस्टर विधि से लिखें, तो हमारा ए इक्वल टू AEIOU, जहाँ ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को हमने कैपिटल लेटर्स में ए मानकर चला है और इसके अवयव देख रहे हैं स्मॉल लेटर्स में AEIOU। अब कोई भी अवयव समुच्चय का अवयव है कि नहीं, उसके प्रतीक के लिए देख रहे हैं लिखा है ए, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका अर्थ है कि अवयव ए समुच्चय ए का अवयव है, यानी जो हमारा ये स्मॉल ए है ये दिए हुए समुच्चय ए का अवयव है। देख रहे हैं ए इस समुच्चय का एक अवयव दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ हुआ कि अवयव बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं उपर्युक्त उदाहरण में समुच्चय ए के 5 अवयव AEIOU दिए हैं, तो जिनमें देख रहे हैं बी नहीं है, तो इसको इसीलिए निरूपण किया गया कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार सी की अगर हम बात करें तो सी भी देख रहे नहीं है, तो सी को भी हम लिख सकते हैं सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी के बाद देख रहे हैं ई दिया है, तो ई बिलोंग्स टू ए मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई भी अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं है, तो उसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब हम आगे देखेंगे समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार के अंतर्गत अगर देखें, समुच्चय को निरूपण के लिए कुछ प्रतीक आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यन, ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का प्रतीक है। जेड पूर्णांकों के समुच्चय का प्रतीक है। क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय का प्रतीक है। आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का प्रतीक है। जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय है। क्यू प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार से आर प्लस
ये धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस प्रकार से ये प्रतीक है हमारे कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों के लिए। अब हम देखेंगे समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार के अंतर्गत हमारा पहला समुच्चय दिया है रिक्त समुच्चय, तो null set or empty set। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे देख रहे हैं खाली ब्रैकेट दिया है या फाई से निरूपित करते हैं। तो जो हमारा रिक्त समुच्चय का प्रतीक है निरूपित करना है वो देख रहे हैं खाली ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से रिक्त समुच्चय की परिभाषा है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे खाली ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें जैसे a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, जहाँ कह रहा है एक्स एक विषम पूर्णांक है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अगर इस समीकरण को हम हल करते हैं तो एक्स इक्वल टू +-4 मिलेगा, जबकि यहाँ लिख रहा है कि एक्स एक विषम पूर्णांक है। तो देख रहे हमारा +-4 आया जो कि सम है और यहाँ कह रहा है एक्स विषम पूर्णांक है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है या इसे शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य होती है, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। अवयवों की संख्या एक भी नहीं होती है, अर्थात अवयवों की संख्या कह सकते हैं शून्य होती है। दूसरे उदाहरण के रूप में अगर देखें जैसे हम कह दें अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पूर्व आने वाले अक्षरों का समुच्चय, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पूर्व कोई भी अक्षर नहीं होता है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पूर्व आने वाले अक्षरों का समुच्चय तो यह एक रिक्त समुच्चय है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिड के बाद आने वाले अक्षरों का समुच्चय तो जिड के बाद आने वाले अक्षरों का समुच्चय भी एक रिक्त समुच्चय है। इसके बाद फिर हम देखते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के अंतर्गत ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9, अगर हम इस समीकरण को हल करते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा 9 - 5 और 9 - 5 इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं इस समीकरण का केवल एक हल है, अर्थात इस समुच्चय के अवयवों की संख्या मात्र एक है, इसलिए यह एकल समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण यदि हम देखें अगर हम कह देते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्या मात्र 2 होती है तो ये हमारा भी एक एकल समुच्चय के अंतर्गत आएगा। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय ये हमारा एकल समुच्चय है। और जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कहा जाए 4 से बड़ी और 6 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें देख रहे हैं 4 से बड़ी और 6 से छोटी मात्र एक संख्या 5 है, तो ये हमारा देख रहे हैं एकल समुच्चय के अंतर्गत मिलेगा। तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी संख्या, 4 से बड़ी और 6 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो ये हमारा एक एकल समुच्चय के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं तीसरा हमारा परिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो अर्थात गिनी जा सके, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय भी हमारा परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में हम जानते हैं अवयवों की संख्या शून्य होती है, अर्थात एक भी अवयव नहीं होता है, इसलिए वो हमारा परिमित समुच्चय के अंतर्गत मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कुल 26 अक्षर हैं, तो इसलिए एक निश्चित समुच्चय है, अवयवों को हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 10 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटी धन पूर्ण संख्याएं क्लियर हो गई कि 10 से छोटी धन पूर्ण संख्याएं तो हमारी 1 से लेकर के 9 तक मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये देख रहे हैं 10 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो ये भी हमारा एक परिमित समुच्चय होगा। इसके बाद फिर अगर हम देखें अगला है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जो परिमित ना हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें लिखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं हम जानते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 के बाद आगे हम गिनते जाएं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं इसमें संख्याएं असंख्य हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये अपरिमित संख्या का एक उदाहरण है।
दूसरा उदाहरण, एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। आप देख रहे हैं जैसे हमने ये एक रेखा खींच दी तो इसमें बिंदुओं की संख्या असीमित मिलेगी, हम गिन नहीं सकते इस रेखा में कितने बिंदु हैं, इसलिए एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद पांचवा प्रकार है, पांचवे में दिया है समान समुच्चय। अब समान समुच्चय को जानेंगे। समान समुच्चय क्या है? दो समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो तो समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। इसे ए इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि आप देखें, हमारा पहला इसमें उदाहरण दिया ए बराबर 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एक समुच्चय का उदाहरण है 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं 6 से कम यानी 6 से छोटी, 6 से छोटी अभाज्य संख्याएं केवल 3 होती हैं, 2, 3, 5। तो इसी ए को अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो रोस्टर रूप में इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू 2, 3, 5। तो ये 6 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद दूसरे बी में दिया है, बी में कह रहा 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। अगर 30 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देख रहे हैं 6 पंचे 30 और 6 का खंड हमारा 2 गुणे 3 मिलता है। तो इसमें भी 30 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 ही मिलेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं दोनों में समान अवयव मिल रहे हैं। समुच्चय ए में भी 2, 3, 5, समुच्चय बी में भी 2, 3, 5। इसलिए ए और बी दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे, अर्थात ए इक्वल टू बी। तो समुच्चय ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले सभी प्रश्नों का हल आपको मिल सके। और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।